नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है लाडला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आजकल की बहुओं का पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं और थाली में रोटी खत्म हो गई और ये महारानी है, गैस खुला छोड़कर बाथरूम चली गई हैं। बहुत नाटक हो गया। ऐसी कामचोर बहू किसी को ना मिले तो ही अच्छा है। साधना जी लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। मनोज को सुनते सुनते गुस्सा आ गया और वो जाकर बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा। बाथरूम से आ रही आवाज़ों को सुनकर उल्टे पाँव वह दौड़कर आया और अपनी माँ से बोला, मम्मी वो तो तेज तेज उल्टियाँ कर रही है, मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। आप जाकर उसकी पेट तो सहला दो। माँ ने कहा, अरे रहने दे, मैं नहीं जाने वाली। बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे उल्टियाँ ही तो हो रही है, चक्कर खाकर तेरी पत्नी मरने वाली तो नहीं। अब ज़्यादा फिक्र मत कर, टिफ़िन पैक करके रखा हुआ है, चुपचाप दुकान पर जा, उठा ले टिफ़िन। पहले ही देर हो गई है, बोने का समय हो गया है। जब मनोज ने सुना तो उसने सिर झुका लिया और टिफ़िन उठा के चला गया। लेकिन मन ही मन उसे अपनी पत्नी की फिक्र तो हो ही रही थी, पर वो वहाँ पर अपनी माँ के डर से रुक नहीं पा रहा था। मनोज दुकान चला गया। थोड़ी देर के बाद अमृता बाथरूम से निकली और बोली, मम्मी जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, स्याकुलाहट सी हो रही है, उल्टियाँ भी नहीं रुक रही हैं और रोटी की गंध मुझसे सहन नहीं हो रही है। मुझसे रोटियाँ नहीं बनाई जा रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। अरे बहू, तू फालतू बात का बतंगड़ बना रही है। कुछ नहीं हुआ है तुझे, माँ बनने वाली है तू, और ये सब तो शादी के बाद तो होता ही है, कोई बीमारी थोड़ी ना ही है ये। चुपचाप से रसोई में आ जा, ढेर सारा काम पड़ा है। और हाँ, माँ बनने वाली है तो ज़्यादा नखरे मत कर। तू कोई पहली बहू तो नहीं है जो माँ बन रही है। मैंने भी इतने सारे बच्चे जने हैं, पर मजाल कभी कोई काम से जी चुराया हो। मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल को ये सुनकर अमृता के चेहरे पर खुशी आ गई, पर दूसरे ही पल सास के कड़वे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर गया। रसोई में जाकर चुपचाप बेचारे काम में लग गई। मन तो हो रहा था कि थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाए, पर बहू तो काम करती अच्छी लगती है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, चाहे वह माँ बनने वाली हो। आराम उसकी किस्मत में थोड़े ना होता है, ये उसकी सास का कहना था। अमृता रसोई का काम निपटा कर थोड़ी सुस्ताने को बैठी तो उसे अपनी भूख का एहसास हुआ, लेकिन उसे रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था। कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही थी। वो डिब्बे में नमकीन ढूंढने लगी। तभी उसकी सास फिर से चिल्लाई, अरे 2 रोटी और सब्जी काफ़ी नहीं है तेरे लिए जो नमकीन ढूंढ रही है। नमकीन मेहमानों के लिए रखा है, रख दे डिब्बा जगह पे, और जो सामने रखा है रोटी सब्जी चुपचाप खा ले। अपनी जुबान का चटोरापन काबू में रख। बच्चा ही तो पैदा होने वाला है, कोई नया अजूबा थोड़ी ना होने वाला है। सुनकर अमृता का मन दुखी हो गया। वह मन महसूस कर चुपचाप रोटी खाने लगी, पर उसका जी खराब हो रहा था, उससे रोटी खाई नहीं जा रही थी। साधना जी ने उसकी तरफ एक उड़ती नजर डाली और बहुत से काम बताकर खुद आराम करने चली गई। अमृता अपनी सास के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी एक बार जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं, चेकअप कराना भी तो जरूरी होता है। अरे इसमें डॉक्टर क्या कर लेगा? मैं तो एक भी बच्चे के समय डॉक्टर के पास नहीं गई, कितने बच्चे तो जने हैं मैंने। सब पैसा लूटने के चोचले हैं। अभी 3 महीने तो होने दे, फिर दिखाना। अमृता ने मनोज को फोन पर यह खुशखबरी दे दी और शाम को आते वक्त गोलगप्पे लाने को भी बोल दिया। मनोज गोलगप्पे लेकर आया, पर साधना जी ने घर में तूफान मचा दिया। कभी माँ की पसंद की तो कोई चीज़ लाया नहीं, और आज पत्नी क्या थी, उसकी पसंद की चीज़ लाने लगा है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया, और मैंने तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर लिया। सुनकर मनोज मन महसूस कर चुप हो गया। वो अपनी माँ से ज़्यादा कुछ कहने का आदी नहीं है। अमृता को अब धीरे धीरे तीसरा महीना लग गया, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तीसरे महीने पर मनोज उसका चेकअप भी करवा कर लाया था। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी थी, वो करवाने पर हीमोग्लोबिन कम आया था और कमज़ोरी होने के कारण डॉक्टर ने आराम करने को भी कहा था। पर साधना जी के गले ये बात उतर ही नहीं रही थी। बोली, अरे दोनों समय तो 4-4 रोटी खा लेती है, फिर कमजोरी कैसी रह गई शरीर में?
हमें तो कभी ऐसे समय में कमज़ोरी महसूस नहीं हुई। 2 घड़ी कभी हमने आराम भी नहीं किया। सुबह से लेकर रात तक हम चक्कर-गिन्नी की तरह काम करते थे। पर ये आजकल की बहुएँ एक बच्चा पैदा करने में ही ससुराल वालों को चक्कर-गिन्नी की तरह घुमा देती हैं। ये खिलाओ, वो खिलाओ और इन्हें बिस्तर पर बस आराम करना है। पर सुन ले, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, हाँ? देख अमृता, माँ बनने वाली है तू और इस परिवार को बच्चा देना तो तेरा फ़र्ज़ है ही। बस इसीलिए तो हम तुझे ब्याह कर लाए थे कि तू हमें वारिस दे देगी। और ये क्या, हर बात में मनोज को घसीट लाती है? अरे बच्चा तुझे पैदा करना है, मनोज को नहीं। उसे दुकान पर अच्छे से काम करने दे। 2 पैसे कमा कर लाएगा तभी तो घर चलेगा और तुझे रोटी मिलेगी। साधना जी की इस तरह की कैंची जैसी चलती जबान के आगे अमृता अपनी सास के सामने अक्सर चुपी रह जाती है और मनोज भी माँ के इस तरह के गुस्से भरी बातों के आगे डरा सहमा रहता है। एक दिन अमृता सुबह रसोई में सलाद काट रही थी और फिर प्लेट में लेकर खाने लगी तो सास ने उसका हाथ पकड़ दिया। सारी कच्ची सब्जियां तू ही खा लेगी तो पकाएगी क्या? मम्मी जी, अब मुझे छठा महीना लग गया है और डॉक्टर ने खूब सारा सलाद खाने को कहा है। पहले तो उल्टियों की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाती थी, पर अब मुझे भूख बहुत लगती है और मेरा वजन भी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि रोटी कम खाओ और सलाद और फल ज़्यादा खाओ। ये सुनकर साधना जी आग बबूला हो गई। ऐसी कौन सी डॉक्टरनी के पास जाती है रे तू? हमने तो रोटी खाकर ही आराम से बच्चे जने थे। तुम लोगों के तो बहुत नखरे। फिर उनकी नज़र रसोई की ओर गई। ओहो! पूरी रसोई बिखरी हुई है, सिंक बर्तनों से भरा हुआ है और महारानी जी को सलाद खाना है। ये सब छोड़, पहले रसोई संभाल, बर्तन निपटा कर रात के खाने की तैयारी कर ले। हम क्या भूखे रहेंगे? अमृता, हर बहू का कर्तव्य होता है कि ससुराल में सास ससुर की सेवा करे, समय पर खाना पीना दे। पर मैं तो आजकल देख रही हूँ तुझे बहुत आलस आता रहता है, काम भी बड़ा धीरे धीरे करती है। जरा भी काम पर ध्यान नहीं रह गया तेरा? अरे तू कोई दुनिया की पहली बहू है क्या जो माँ बन रही है? सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रखती है। सास ससुर की तो तुझे परवाह ही नहीं रह गई है आजकल। ये कहकर साधना जी पांव पसार कर मजे से सोफे पर बैठ गई। अमृता का अब वजन भी काफी बढ़ गया था। सांस भी फूलती रहती थी। पैरों में सूजन रहने लगी थी। पहले की तरह वह फुर्ती से काम नहीं कर पाती थी। गर्भावस्था में तो वैसे भी थकान जल्दी आ जाती है, लेकिन सास है कि उसे 2 घड़ी आराम नहीं करने देती थी। उनका बस चले तो वो तो उसे मशीन की तरह लगा कर रखे, एक के बाद एक काम उससे करवाते ही जाए। पर अब अमृता कमजोर होने के साथ साथ बीमार भी हो रही थी। दिन भर शारीरिक रूप से थक तो जाती, उस पर दिन भर सास के ताने उलाहने शिकायतें उसे मानसिक रूप से भी परेशान करने लगे थे। अपने पति मनोज को कुछ कहती, पर मनोज अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाता था। वो बस कमरे के अंदर ही अमृता का साथ दे पाता था। धीरे धीरे अब अमृता 7वें महीने में चल रही थी। रात भर उसे नींद नहीं आ पाती थी। सुबह सुबह जब आंख लगती तो उठने का समय हो जाता था। साधना जी उसे रोजाना ही देरी से उठने का ताना देने लगी और फटकार लगाती थी। उनकी तो यही अपेक्षा रहती थी कि बहू पहले की तरह 5 बजे ही उठ जाए और जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। मनोज अपनी माँ का किसी भी बात में विरोध नहीं करता था। उसे अपनी माँ का डर भी था और वह माँ के सम्मान भी करता था। एक दिन अमृता की सुबह नींद नहीं खुली तो साधना जी दरवाजा पीटने लगी। बहू जल्दी कर, चाय बना दे, तेरे ससुर जी चाय के बिना बैठे। उस दिन अमृता में न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत थकान लग रही है, आज आप चाय बना दीजिए सबके लिए। ये सुनते ही साधना जी जो भड़क गई। अरे बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? तू ही चाय बनाएगी और ये सब बहू का काम होता है, सास का नहीं। गर्भवती क्या हो गई तो अच्छा बहाना बनाने लगी आजकल। मम्मी जी, ये बच्चा अकेले मेरा तो नहीं है, तो इस बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी भी अकेले मेरी नहीं है। आपका बेटा भी इसका बराबर जिम्मेदार है, तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये आपके खानदान का है, आपका अंश है, तो आप सबकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा और होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। आखिर ये बच्चा आपके ही घर का वारिस तो बनने वाला है और आपका ही नाम आगे बढ़ाएगा। मम्मी जी, क्या आप सबका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने परिवार में आने वाले बच्चे का ध्यान रखें?
इसको लाने की सारी पीड़ा तो मैं सहन कर लूँगी, पर आप जिस तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ा मुझे दे रही हैं, वो अब मुझसे सहन नहीं होती है। आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है तो आप उसे भी कुछ करने नहीं देती हो। ये बच्चा इसी घर का है। आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि जब बच्चे की माँ इतनी तकलीफ झेलेगी तो होने वाला बच्चा स्वस्थ कैसे होगा? माँ के तनाव का असर बच्चे पर भी तो पड़ेगा। माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा खुश कैसे रहेगा? मम्मी जी, मैं मानती हूँ आपने भी बच्चे पैदा किए, आपको भी तो बहुत कष्ट हुआ होगा, पर क्या ये ज़रूरी है कि जो कष्ट आपने अपने ज़माने में भुगते, उन सब का एहसास आप मुझे भी करवाएं? मैंने तो आपको वो कष्ट नहीं दिए थे, तो फिर आप मुझे सज़ा क्यों दे रही हैं? थोड़ी देर के बाद अपने पति मनोज की तरफ देखकर अमृता बोली, काश मनोज तुम मुझे समझ पाते। एक गर्भवती पत्नी का दर्द। तुमने 7 फेरे लिए थे मेरे साथ, तब 7 वचन भी दिए थे, पर एक का भी निर्वाह नहीं कर पाते हो। पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है तो उसे किसी और की जरूरत थोड़े ना रहती है। उसका एक अकेला पति ही उसके लिए काफी होता है। वही अपनी पत्नी को खुश रख सकता है। ये बच्चा तो आपका भी है। आप मम्मी जी का सम्मान करते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी से डरकर गलत बात का साथ देते रहते हो उनके साथ। अपनी पत्नी को कष्ट में देखकर भी अनजान बने रहते हो, उसके लिए कुछ भी नहीं करते। मनोज, ये तो कितनी गलत बात है। मेरे मन में अपने आने वाले बच्चे के लिए कितने तो सपने हैं, कितनी खुशी है, पर मैं जरा भी खुश नहीं रह पाती हूँ। मेरे पति को मेरी फिक्र सिर्फ कमरे के अंदर ही रहती है। आपको पता भी नहीं है कि जब पति पत्नी की फिक्र करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका हर समय साथ देता है, तो उसकी आधी पीड़ा तो वैसे ही दूर हो जाती है। पति के भरोसे ही तो पत्नी ससुराल में आती है। मैंने भी आप पर विश्वास किया था। मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, पर आप तो मुझे कष्ट में अकेला छोड़ देते हो। मनोज ने जब अमृता की बातें सुनी तो उसकी आंखें छलछलाई और झुक गई। वो अमृता के सवालों को सुनकर चुप हो गया। अमृता फिर मम्मी जी से बोली, मम्मी जी, मैं तो यही मानकर आई थी कि आप मेरी माँ हो, इसलिए आपका हर समय कहना माना, आपके अनुसार हर काम किया। पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मुझे इतने ताने देंगी। बहू घर के लिए सब करती है, फिर भी उसके नसीब में सास के ताने और उलाहने ही क्यों आते माँ? वो हर कष्ट सहकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, पूरे ससुराल वालों की सेवा भी करती है, पर जब वो कष्ट में होती है तो उसे अकेला क्यों छोड़ देते हो आप लोग? मैं तो सारे ही कष्ट सहकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, आप सबकी सेवा भी करती हूँ, लेकिन मैं जब कष्ट में हूँ तो आप मुझे अकेला क्यों छोड़ दे रही हैं? मैं तो सबकी ध्यान रखती हूँ, पर जब मुझे ध्यान रखवाने की ज़रूरत है तो आप मेरा ध्यान क्यों नहीं रखना चाहती? मम्मी जी, गर्भावस्था कुछ ही महीनों की तो बात होती है। अगर इन महीनों में मुझे आप आराम और सही देखभाल दे दोगे तो मैं तो जीवन भर आप सबका गुणगान ही गाती रहूंगी। साधना जी और मनोज अमृता की बातों सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। साधना जी ने सोचा था कि बहू को जीवन भर अपनी उंगलियों पर नचाएंगी, लेकिन आज बहू का असली रूप देखकर सोचने लगी कि बहू को हर बार की तरह आज भी अगर 4 बातें और सुना देंगी तो नुकसान तो मेरे ही होगा, क्योंकि मेरे इस व्यवहार का बदला आज नहीं तो बुढ़ापे में ये जरूर निकालेगी। अब साधना जी ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और मजबूरन बहू से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी। सास होना जो मैंने सहा था, मैं भी तुम्हें उसका एहसास करवाना चाहती थी, पर यह गलत है। जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया था तब मुझे भी थकान आती थी, आराम करने का मन करता था, पर ऐसे में भी मुझे सभी काम करने ही पड़ते थे। बहुत सारी कड़वाहट मन में थी और वो कड़वाहट मैं तुम पर निकाल रही थी, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बहू। मैं भी किचन में तुम्हारी बराबर से मदद करा करूंगी। मनोज, तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर। ये गर्भवती है, अब तो 2-3 महीनों की ही बात है, और ये बच्चा सिर्फ बहू का ही नहीं, अपने घर का वारिस है, अपने घर का नाम चलाने वाला है, इसलिए यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये कहकर साधना जी ने अमृता को गले लगाया और बोली, बहू बैठ, अब से दिन की चाय, सुबह की चाय तो मैं ही बनाऊंगी, इसके अलावा भी तेरी मदद करूंगी काम में, तुझे अब मैं और ज्यादा थकने नहीं दूंगी। सुनकर अमृता के चेहरे पर
एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर मनोज के चेहरे पर भी प्रसन्नता दौड़ गई। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी लाडला। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या आपने भी इस तरह की सास देखी है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।